ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जंतर मंतर से शुरू हुई छात्रों की जंग देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचती जा रही है। झारखंड से लेकर पंजाब और राजस्थान तक एग्जाम और भर्ती प्रोसेस में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। रांची में छात्रों का आंदोलन पिछले 20 दिन से चल रहा है। छात्र एग्जाम में धांधली की सीबीआई जांच की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पंजाब में भगवंत मान सरकार फंसती नजर आ रही है। यहां पर फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में धांधली पर बड़ा एक्शन हुआ है, तो राजस्थान में पीजीडीसीए परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं पटना में आज से छात्र अनशन पर बैठने वाले हैं। इन खबरों की एक एक डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखती हूं। पंजाब में फार्मासिस्ट ऑफिसर्स भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी है। 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों के भर्ती प्रोसेस को रोका गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, तब तक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी। इसके बाद फरवरी में परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। भर्ती में उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए कुल 100 नंबर तय किए गए थे। इनमें 70 नंबर लिखित परीक्षा के लिए, 10 इंटरव्यू, 10 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 10 नंबर अनुभव के आधार पर तय किए गए थे। विवाद यहीं से शुरू हुआ। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए सवाल उठाया कि परिणाम में लिखित परीक्षा के अलावा बाकी 30 अंकों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उम्मीदवारों को यह जानकारी नहीं दी गई कि इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए उन्हें कितने कितने अंक दिए गए हैं। परिणाम में सिर्फ कुल नंबर बताए गए हैं। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, पहले समझाइए ये मसला है क्या और इस मसले पर पंजाब सरकार कैसे फंस सकती है? देखिए, ये सारा जो मसला है ये बेसिकली मसला शुरू होता है जनवरी से, जहां पर एक भर्ती प्रक्रिया होती है और उससे पहले एक रिटन एग्जाम जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा लिया जाता है। और ये सारा का सारा जो है पंजाब स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो था वो 41 पदों की भर्ती होनी थी। 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर जो कोऑर्डिनेट थी उनकी भर्ती होनी थी। कुल 85 जो थी वो पोस्ट थी और इसको लेकर अब हाई कोर्ट ने 2 सितंबर तक रोक लगा दी है। और ये 100 नंबर का पेपर था, जिसमें से 70 नंबर जो थे वो रिटन एग्जाम के थे और बाकी 10 नंबर इंटरव्यू के थे, 10 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के थे और 10 नंबर जो थे वो क्वालिफिकेशन के और एक्सपीरियंस के थे। तो कुल 30 नंबर जो थे वो क्वालिफिकेशन हो गए, एक्सपीरियंस हो गया और जो आपका योग्यता है तो उनका ये पूरा नंबर लगने थे। और जो 30 नंबर है, जब ये रिजल्ट आता है तो 70 नंबर का तो विवरण उसमें था कि धांधली हुई, गड़बड़ी हुई। अब इस पर बेशक डिनायल मोड में सरकार रहे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधा आपको सुनवाते हैं इस वक्त केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। अब देखिए, संसद का सत्र तो वॉश आउट हो चुका है। आज लोकसभा की कार्रवाई 1 मिनट ही चल पाई। सरकार ये कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष ये कहता रहा कि सरकार सिर्फ ड्रामा कर रही है। ऐसे में अब विपक्ष तो ये नैरेटिव लेकर निकला है कि सरकार संसद में चर्चा से भागती रही। अब सरकार क्या जवाब इन तमाम आरोपों का देगी, ये किरण रिजिजू अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने जा रहे हैं। मॉनसून सेशन का अंतिम आज हम लोग यहाँ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मिल रहे हैं। हमारे साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय के दोनों साथी अर्जुन राम मेघवाल जी, एल मुरुगन जी, सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स निकुंज धल जी, एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी और हमारे जितना बाकी ऑफिशियल्स हैं और मीडिया बंधुओं। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम 2 तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया।
तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मानसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्ज़ाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं, उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहाँ अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया, और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे हैं, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज़ मुझे देखने को मिला, ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहाँ तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी है, उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूँ, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूँ, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूँ। कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो? इसलिए जो सीनियर है उसको तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन नए एमपीज को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला। गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक ज़माने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर के देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज़ वाले,
उस समय तो लाइव टीवी नहीं थे और वो सोशल मीडिया नहीं थे, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग मीडिया का इतना तगड़ा था कि अगले दिन हमारा क्या रिपोर्टिंग होगा। अब तो हेडलाइन का तलाश में सब चले गए हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, डिबेट, डिस्कशन का जो कोर इशू है उससे भी एमपीज भी बहुत दूर हो गए हैं। तो आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बार काफ़ी जो गतिविधि में मीडिया ने कोई ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए मैं सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आज तक। हाँ, 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए, टोटल बिल 12। लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुए। सिर्फ ओपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। बाद में बताइएगा। नहीं, अभी भविष्य का बात अभी मत पूछिए, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों से वार्ता करूंगा। हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। हाँ, नहीं, आप भविष्य का सवाल पूछ के आज के महत्व को खत्म कर रहे हैं। तो आप छपेगा ही नहीं आज का, फिर वो छपेगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो हंगामा करके बात करो ना। तो अपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग अपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना। मैं करूँगा फिर, ये तो विषय डाइवर्ट होता है। ठीक, ओके जी, थैंक यू। तो केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना, मानसून सत्र का पूरा लेखा जोखा उन्होंने मीडिया के सामने रखा और कहा कि लोकसभा में सिर्फ 19% काम हो सका और राज्यसभा में 39% काम हो सका। लोकसभा से 11 बिल ऐसे रहे जो बिना चर्चा के पास हुए, टोटल 12 बिल पास हुए हैं। राज्यसभा में चर्चा हुई, ऐसा कहा किरण रिजिजू ने। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ सांसदों को लगता है कि सांसदों का काम सिर्फ नारेबाजी करना है, पोस्टर लहराना है, प्ले कार्ड्स लेकर आना है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि विपक्ष पहले हंगामा करता रहा, विपक्ष पहले जवाब देने की बात करता रहा, चर्चा की बात करता रहा और जब सरकार चर्चा के लिए तैयार थी तो विपक्ष भागता हुआ नजर आया। विपक्ष चर्चा सुनने के लिए तैयार नहीं था, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये पूरा का पूरा मानसून सत्र अगर खराब हुआ है तो विपक्ष की वजह से खराब हुआ है। अब आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कैसे जगह जगह पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर मान सरकार फंसती नजर आ रही है। फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। 19 जुलाई को एग्जाम हुआ था। पेपर लीक और हाईटेक नकल के आरोपों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। ये परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से कराई गई थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कई अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नकल करते हुए पकड़ा गया था। और इसी मसले पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पंजाब भर्ती प्रोसेस मामले पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विधानसभा में पंजाब की सरकार ने झूठ बोला। अब क्या केजरीवाल पंजाब सरकार का इस्तीफा लेंगे? बीजेपी सांसद ने कहा केजरीवाल और राहुल गांधी की नैतिकता ने दम तोड़ दिया है। हरियाणा हाईकोर्ट के कल के निर्णय के बाद एक बहुत गंभीर प्रश्न उठकर खड़ा हो गया है कि पंजाब में संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? दूसरी तरफ भारत की संसद
जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। पंजाब भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद से अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे पेपर लीक का पुख्ता मामला बताते हुए भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सरकार इसे पेपर लीक मान नहीं रही, बल्कि महज एक नकल का मामला बताने में लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है, तो जनता के सामने, छात्रों के सामने, जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है। जी का हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को पेपर लीक कहना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें हाई कोर्ट ने पेपर लीक शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चीटिंग रैकेट। पंजाब के मामले में बार बार सामने आया और इस कोर्ट की ऑर्डर के अंदर भी है। कुछ बच्चे आए ऐसी डिवाइस को लेके जिससे उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर उनको वापस मिल जाए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया बाद में किसी ने इसका पर्दाफाश किया, नहीं, उसी समय जब ये हो रहा था तो पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सरकार ने इस चीटिंग के रैकेट को पकड़ा, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। और अब बात झारखंड की करेंगे, जहां छात्रों का हल्लाबोल लगातार जारी है। रांची में आज छात्रों के आंदोलन का 20वां दिन है। इस बीच 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के मामले में 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 100 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। विधानसभा थाने में दर्ज एफआईआर में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अब नामजद आरोपियों के साथ साथ प्रदर्शन के दौरान उपद्रव में शामिल रहे अज्ञात लोगों की पहचान करने में जुटी है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से वो घायल हुए, जबकि रांची पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अब आंदोलनकारी छात्रों को एबीवीपी का भी साथ मिल गया है। राज्य के छात्रों के समर्थन में आज एबीवीपी ने पूरे देश में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। जिस प्रकार हम लोगों का शांतिपूर्ण चल रहा था, संवैधानिक तरीके से जो हम अपनी मांग के लिए धरना पे बैठे हैं, वो इसी प्रकार से चालू रहेगा जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती। जब इसे पहले दिन से ही आंदोलन को कमजोर करने की हो रही है, पर छात्रों ने यह जता दिया कि वो एकजुट हैं और किसी प्रकार को तोड़ने फोड़ने या साजिश को छात्रों ने अपनी एकता के दम से ठीक कर लिया, नहीं होने दिया कुछ। कोई पार्टी विशेष या कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोग छात्रों के आवाज के लिए अगर उन लोग भी अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए। हम लोगों ने तो सबको समर्थन मांगा है, फिर चाहे वो राजनीतिक विशेष व्यक्ति के लोग हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, छात्र युवा हो, आम आवाम हो। ये लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष डिबेट कर रही है, इसका मतलब किसी का मनसा छात्रों के साथ नहीं है।
झारखंड की जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। सीआईडी सूत्रों की माने तो अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान सीआईडी को बताया कि रांची के हरिओम टावर के एक फ्लैट को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस फ्लैट में बिहार और यूपी से खासतौर पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता था, जो ओएमआर शीट में खाली छूटे गोलों को भरने और उत्तर सही करने का काम करते थे। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने जेपीएससी परीक्षा में कैश के लेन देन और डील के बारे में भी खुलासा किया है। अभय तिवारी ने बताया कि एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा के उत्तर लिखवाने और नंबर बढ़वाने के करीब 40 लाख रुपए दिए गए थे। सीआईडी सूत्रों की माने तो अभय तिवारी के कई बड़े चेहरों के नाम भी लिए हैं। हालांकि सीआईडी ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा। यही वजह है कि आंदोलन कर रहे छात्र सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि हर बार परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ। सरकार ने जांच टीम बनाई, लेकिन कोई भी जांच आज तक नतीजे पर नहीं पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन सरकार जांच के लिए डीआईजी संध्या रानी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि 22 सितंबर की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न 20 सितंबर को ही कुछ अभ्यर्थियों को मिल गए और उनके जवाब उन्हें याद करा दिए गए थे। जांच के मुताबिक राम प्रवेश यादव और उसके रिश्तेदार रघुवीर यादव ने 28 अभ्यर्थियों को सेट करने का काम किया था। 28 अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 दिन पहले 20 सितंबर 2024 को पटना बुलाया गया। कौशलेंद्र उर्फ राहुल सभी 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के विराटनगर ले गया। सभी 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के एक होटल में ठहराया गया। संदीप त्रिपाठी सीजीएल परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर लेकर होटल पहुंचा। यहीं सभी 28 अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर याद करवा दिए गए। 28 जनवरी को परीक्षा हुआ था 2024 में। पेपर लीक हुआ, जिसमें आंसर भी बाहर आए, क्वेश्चन भी बाहर आए। तो हम लोग जो है तमाम एविडेंस के साथ जेएसएससी कार्यालय के बाहर एक ग्राउंड है, वहाँ पर जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप क्या है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया सर, लेकिन जांच में किसको पकड़ा गया, कौन आरोपी था, कौन मास्टरमाइंड था, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। मतलब एक तरह से जो भी दोषी थे सर, सबको बचा लिया गया। और परिणाम स्वरूप जब सितंबर और अब आइए आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो देशभक्ति की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृहमंत्री अमित शाह भी अपने घर पर तिरंगा लहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है और अब गृहमंत्री अमित शाह भी अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं और इस अभियान का असर पूरे देश में कैसा है वो तो देश भर से आ रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हर घर पर तिरंगा लहराया जा रहा है।